गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तुम लोग का एफआरटी वाले पेपर में कोई डाउट है क्या? नहीं सर। हाँ, ओके। कितने मार्क्स कैसे आए हैं तुम लोगों के उसमें? सर केमिस्ट्री में 1 मार्क्स आपने कितना क्या बोल रहे हो हर्ष, केमिस्ट्री में कितना आया? सर 1 कटा था एक। और ओवरऑल 75 में से 65 आए हैं और उन्होंने सर 2 मार्क्स ऐड करने में गलत किए हुए हैं। मतलब 2 मार्क्स ऐड नहीं किए। मैंने मैनुअली सब क्वेश्चन चेक करके देखे थे आंसर की में से, तो 2 क्वेश्चन के मार्क्स ऐसे डिटेक्ट है वो। ओके। ओके। चल कोई नहीं, वहाँ का है। और बाकी हर्षित तुम्हारा कितना है बेटा? 4 मार्क्स कटे हैं केमिस्ट्री में, मतलब 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं। अच्छा, ओके। और अटेम्प्ट सारे किए थे? यस सर, सारे अटेम्प्ट किए थे, तो मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से कट गए। लेवल कैसा लगा क्वेश्चन का? ठीक था सर। है ना? सर ये कुछ एक बार क्वेश्चन रिवीजन कैसे करना है उसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि कर तो लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद फिर रिवाइज नहीं हो पाते वो, मतलब कि टाइम पे। नहीं, एक सेकंड में समझा नहीं। क्या रिवाइज मतलब एग्जाम में बोल रहे हो? हाँ मतलब कि जैसे अब क्वेश्चन कर लिए जो चैप्टर खत्म हुआ, फिर उन्हें रिवाइज मतलब कैसे कैसे करें पीरियोडिक वे में। ओके। ओके। देखो, रिवाइज करने के लिए ना, जो मान लो कि तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा लेटेस्ट से, हाँ, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपना 3 पार्ट है। इलेक्ट्रोलाइसिस है, कंडक्टेंस है, एंड वो वाला है क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल, है ना? तो क्वेश्चंस जो जेई में पूछा है, एक बार वो चीजें देखो, है ना? कि मान लो एक चैप्टर तुमने पढ़ा, उस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं, एक बार वो देखो, है ना? एक वो देखो, और उसके अकॉर्डिंग तुमको ये पता चल जाएगा बेटा कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, कौन सा फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। फॉर्मूला तो सारे पता होना चाहिए, है ना? फॉर्मूला कोई इम्पोर्टेंट वाली Yes, बात नहीं, है ना? फॉर्मूला तो पूरा पता होना चाहिए। बट उसके बाद टॉपिक वाइज किससे ज्यादा पूछे हैं, उसके अकॉर्डिंग एक
रिवीजन के लिए ना मैं सजेस्ट करूंगा एक छोटा सा मतलब एक छोटा सा एक डायरी रखो जिसमें फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला लिख लो उसमें और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कभी ऐड करते रहो। ये एक लाइक इट इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, है ना। Yes, आज तो sir. बोलेगा कि हाँ भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है, लिख लिया, ठीक है। फिर पता चला 2 महीने बाद फिर से पता चला कि नहीं ये वाला पॉइंट भी मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है तो वो भी ऐड कर लो, Okay, sir. ठीक है। तो वैसे करते चलो, तो उस तरह से तुम्हारे पास एक पॉइंट्स और एक फॉर्मूला का एक कलेक्शन हो जाएगा ना, तो फिर उससे चीजों को मतलब रिवाइज करने में उससे काफी आसानी होगी। चलो ठीक है, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी, है ना, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, Yes, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। yes. देखो न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है बेटा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री की जैसा नाम से लग रहा है, इट इज द केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियस, है ना। यहाँ पे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो है, जो इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन वाला एरिया है, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है ना। मुझे केवल न्यूक्लियस से मतलब है, दैट्स इट। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियर फिनोमेना है, इट विल नॉट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि वेदर we talk about an element or whether we talk about the compound of that element, दोनों में न्यूक्लियर फिनोमेना विल बी सेम, है ना। क्योंकि कंपाउंड में जब कोई एलिमेंट कंपाउंड बनाएगा तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंज होता है, राइट, है ना। न्यूक्लियस चेंज नहीं होता है, Yes. न्यूक्लियस में सेम, यस सर। ठीक है ना। तो न्यूक्लियस अगर सेम है बेटा तो न्यूक्लियर फिनोमेना भी सेम रहेगा, क्लियर है। सो इट इज Yes, sir. केमिस्ट्री ऑफ यस न्यूक्लियस, है ना, इट इज केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियस, है ना। सो देखते हैं उसको, है ना। मेरे पास मॉड्यूल अभी, हाँ क्या बोल रहे हो। एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। रिसेंटली यस देखना एक बार, मेरे हिसाब से क्वेश्चंस लाइक देखो तुम्हारा एनसीईआरटी में बस इतना मेंशन किया हुआ है कि रेडियो एक्टिव डीके जो होता है या रेडियो एक्टिविटी जो होती है, इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हुए हैं, है ना। बस उतना ही पार्ट है जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो फर्स्ट ऑर्डर का जो इक्वेशन आता है उससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है। मतलब मेंस में नहीं पूछेंगे ये वाला टॉपिक। नहीं, पूछ सकते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का है तो, और डीके होता है तो बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से पूछेंगे ही नहीं। ओके। चलो ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टडी न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, हाँ। सो रेडियो एक्टिविटी, radioactivity is a process in which
nuclei of certain elements, है ना, nuclei of certain elements undergo disintegration, है ना, ब्रेकिंग होता है, disintegration without any external help, है ना, without any external help. ठीक है. So as it is a nuclear phenomena, so it is a nuclear phenomena, hence is independent of extra nuclear part of the element, है ना. मतलब एलिमेंट जो है वो एटॉमिक स्टेट में है या आयोनिक स्टेट में है, उससे मतलब नहीं है ना, उससे मतलब नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, ये बेटा एक कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है ना. इसको किसी एक्सटर्नल फैक्टर से मतलब नहीं है. कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, एनीथिंग, है ना. इट इज नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग एट ऑल, है ना. इसको बस न्यूक्लियस से मतलब है ना. इट इज बॉर्डर्ड अबाउट न्यूक्लियस ओनली. जो भी चीजें होंगी वो न्यूक्लियस के अंदर होंगी. ठीक है. सो इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, कि भाई ये क्या है. तो इट इज अ प्रोसेस इन विच nuclei of certain element undergo disintegration or decay without any external help, है ना, without any external help. ठीक है. इसमें फॉर एग्जांपल तुम ले सकते हो फॉर एग्जांपल रेडियम, है ना. रेडियम 88-26 is a radioactive isotope, है ना. इज अ रेडियोएक्टिव आइसोटॉप, है ना. बहुत सारे होते हैं. रेडियम है, फ्रांसियम है, पोलोनियम है ना. बिस्मथ से जितने वाले element होते हैं ना, क्या बोल रहे हो. तो वो कॉलम में जितने भी नीचे वाले एलिमेंट होते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, लगभग लगभग. ठीक है. यस और यू कैन से बिस्मथ के ऊपर वाले, बिस्मथ जो है उसके उससे हायर एटॉमिक नंबर वाले जितने भी हैं, सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं. ठीक है. ओके सर. यस सर, तो यस सर. एक मिनट रुकना यार, एक मिनट रुकना. हाँ, थोड़ा सा मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ये काम नहीं कर रहा है ठीक से. एक मिनट रुकना. चलो, स्क्रीन शेयर हो गई ना. यस सर, यस सर. यस सर. चलो.
no stable isotope exist, no stable isotope exist for elements above Bi, above bismuth, 83209, ठीक है ना? तो लेट्स हैव अ लुक एट, है ना? तो चलो एक एक बड़ा अच्छा सवाल आता है ना, बड़ा अच्छा सवाल आता है इसमें बेटा कि देखो एक एटम में तीन चीजें हैं, है ना? एक एटम में तीन चीजें हैं, एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, है ना? अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को तो मैंने काफी दूर दूर भेज दिया, है ना? भाई कोई एटम है उसमें 99% स्पेस क्या होता है, खाली होता है, एम्प्टी, है ना? रदरफोर्ड ने ये निकाला था कि Yes, sir. 99% ऑफ द एटम इज एम्प्टी, है ना? वहां पे कुछ नहीं है, ठीक? Yes, सो sir. जो 99% स्पेस है एटम का, वहां पे क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर हैं, तो उनके बीच में रिपल्सन जो है वो बहुत कम होगा, है ना? रिपल्सन इज मिनिमाइज्ड बिटवीन देम, है ना? वो रिपल्सन पे अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो डोमिनेट कर जाएगा, है ना? द अट्रैक्टिव फोर्स फेल्ट बाय इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ प्रोटॉन, राइट? तो वो तो काम कर गया, इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है एटम में 99% स्पेस में, वो काम कर गया, है ना? बट अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं बेटा, तो न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत ही छोटा है ना? इफ यू रिमेम्बर, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁵ टाइम्स स्मॉलर देन रेडियस ऑफ एटम, है ना? 10⁵ टाइम्स। तो रेडियस जो है या न्यूक्लियस का जो साइज है वो काफी छोटा है, काफी कॉम्पैक्ट है। दैट मीन्स वहां पे प्रोटॉन जो है वो काफी नजदीक होंगे ना। तो प्रोटॉन अगर बहुत नजदीक हैं, दैट मीन्स यू कैन से पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच में अच्छा खासा रिपल्सन होना चाहिए वहां पे, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर रिपल्सन ज्यादा होगा बेटा, मतलब कि स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, काफी No. स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब न्यूक्लियस को एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए एज पर द रिपल्सन, है ना? तो क्वेश्चन ये उठा कि भाई व्हाट इज द रीजन, है ना? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड न्यूक्लियर स्टेबिलिटी? रीजन क्या है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का, है ना? तो यहाँ पे एक नया टर्म आया, न्यूक्लियर फोर्स, है ना? एक नया टर्म आया बेटा, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज वन ऑफ, मतलब जो कुलम्बिक फोर्स होता है ना, उससे ये अराउंड 40-50 टाइम्स स्ट्रांग होता है ना? न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, इट इज अराउंड 40-50 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द कुलम्बिक फोर्स, ठीक है? तो जो न्यूक्लियर फोर्स है, जो न्यूक्लियर फोर्स है बेटा, इट एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। बिटवीन न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या हुआ, ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में एग्जिस्ट कर सकता है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में एग्जिस्ट कर सकता है, या फिर ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में एग्जिस्ट कर सकता है। इट इज मच मच स्ट्रॉन्गर देन कुलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? सो द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, उसको क्या नाम दिया गया बेटा, न्यूक्लियर फोर्स, है ना? तो देखते हैं हम लोग, है ना? न्यूक्लियर फोर्स, है ना? ये हो जाएगा, इट इज स्ट्रॉन्ग attractive force that exists between nucleons, in the nucleus, है ना? in the nucleus, ठीक है? So this nuclear force is
responsible, it is responsible for nuclear stability, है ना, nuclear stability, and is 40 to 50 times stronger than Coulombic force. 40 to 50 times stronger than Coulombic force, है ना, इसी को नाम दिया गया न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, और ये बेटा न्यूक्लियस में ही काम करता है ना। इट एग्जिस्ट इन अ रेंज ऑफ, इट वर्क्स इन अ रेंज ऑफ 0.8 फर्मीमीटर टू 2 फर्मीमीटर, है ना, 0.8 फर्मीमीटर से 2 फर्मीमीटर के बीच में ये काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर तुमने, फर्मीमीटर का मतलब क्या होता है, 1 फर्मीमीटर मतलब 10⁻⁻15 मीटर, यस सर, है ना। यस सर, 1 फर्मीमीटर मतलब 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, सो 0.8 फर्मीमीटर से लेके 2 फर्मीमीटर तक ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो काफी स्ट्रांगली एक्ट करता है। इस रेंज में वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना। अब क्वेश्चन ये होता है कि 0.8 से अगर कम हो गया तो क्या होगा, है ना, 0.8 से अगर कम हो गया तो क्या होगा। अगर 0.8 फर्मीमीटर से डिस्टेंस कम हो गया बेटा, दो प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच का डिस्टेंस, या फिर न्यूट्रॉन के बीच का डिस्टेंस, अगर 0.8 फर्मीमीटर से कम हो गया तो देयर विल बी स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम। जैसा होता है ना इलेक्ट्रॉन में, है ना, कि एक पॉइंट तक वो एक यस सर। पोटेंशियल एनर्जी वाला एक ग्राफ केमिकल बॉन्डिंग में देखा होगा, हाइड्रोजन वाला, है ना। तो एक उस टाइप का यहाँ पे भी ग्राफ है। ठीक है, ये लिख लिया। यस सर, हाँ सर, यस सर। यहाँ पे देखो ये कैसा ग्राफ जाता है बेटा, ये कैसा ग्राफ जाता है, ग्राफ हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर, है ना, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर। आर जो है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। सो ये ग्राफ यस कैसा सर, जाता यार है, ग्राफ देखा था ऐसा सही। हाँ वहां पे तुमने ये आई थिंक कुछ इस टाइप का ग्राफ दिखा होगा तुम्हें, है ना, समथिंग लाइक दिस कि अम, ये ऐसा आता है, ये ऐसा आता है, फिर ये नीचे यस सर, यहाँ जाके, नीचे जाएगा फिर ऊपर चलता यस है। सर, यस सर, यस सर। है ना, पोटेंशियल यस एनर्जी सर, वर्सेस आर, है ना, यस कि सर। भाई दो हाइड्रोजन एटम है जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो बढ़ने लगता है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। दिस यस सर, पॉइंट यस इज द पॉइंट जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद अगर वो फर्दर क्लोज बाय आएंगे एक दूसरे से तो फिर पोटेंशियल एनर्जी शार्पली इंक्रीज करता है। मतलब वहां पे इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट और राइट साइड में अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट, है ना। यस सर। अब यहाँ पे क्या कहानी होती है ना, न्यूक्लियर फोर्स के केस में क्या कहानी होती है बेटा,
राइट। ये कुछ ऐसा रहता है ना, ये कुछ ऐसा रहता है। इनिशियली डिस्टेंस जैसे जैसे कम होता है बेटा, चार्ज फैक्टर जो है वो डोमिनेट करता है ना। चार्ज फैक्टर मतलब चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद सडनली ये एकदम से डिक्रीज करती है पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी एकदम से डिक्रीज करती है। तो ये जो रेंज है तुम्हारा, है ना, दिस रेंज, ठीक है, ये रेंज हो गया बेटा तुम्हारा न्यूक्लियर टेरिटरी, है ना। मतलब न्यूक्लियर टेरिटरी मतलब डिस्टेंस जब एकदम से कम हो गया, वो 0.2 फर्मीमीटर, सॉरी 0.8 फर्मीमीटर से 2 फर्मीमीटर वाला जब डिस्टेंस एकदम से आ जाता है ना, तो उस टाइम पे न्यूक्लियर फोर्स जो है वो प्ले में आ जाता है, और फिर पोटेंशियल एनर्जी एकदम से डिक्रीज करती है ना। सो हियर न्यूक्लियर फोर्स वर्क in the range of in the range of 0.8 fermimeter to 2.0 fermimeter, है ना, 2.0 fermimeter, ठीक है। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, है ना, वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। अब यस सर। एक अब नया टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग, एक नया टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, देखो एक्सपेरिमेंटली बेटा ये पाया गया है कि जो एटम का मास है ना, जो एटम का मास है, इट इज स्लाइटली लेस देन द सम ऑफ मास ऑफ ऑल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है ना। जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करूं, अगर, है ना, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं बेटा, तो ऑक्सीजन का जो मास है ना, ऑक्सीजन का जो मास है, इट इज फाउंड टू बी 15.99 AMU या यू, 15.99 यू। और जो इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन को तो गोली मारो, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का मास वैसे भी नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल का जो मास है वो तुम्हारा आता है अप्रोक्सीमेटली 16.02 AMU, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये जो गैप, मतलब ये जो डिफरेंस आया 15.99 एंड 16.02, कितना का आया, 0.03 का। तो ये जो डिफरेंस आया बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग मास डिफेक्ट, है ना। ये मतलब बोला जाता है कि दिस मच मास is converted into energy as per Einstein equation। यस आ रहा है सर। समझ में, यस है ना। सर। यस सर, यस सर। ठीक है, जो मास डिफेक्ट आया उसके कॉरस्पॉन्डिंग भाई वो एक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, उसी को नाम दिया गया है बाइंडिंग एनर्जी, है ना। एंड दिस बाइंडिंग एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स, है ना। दिस बाइंडिंग एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। सो we can write here experimentally
mass of an atom is found to be slightly less than sum of mass of constituent subatomic particles. सबएटॉमिक पार्टिकल्स है ना. This difference in mass which is delta m, this difference in mass is known as mass defect and it converts to energy. It converts to energy as per Einstein equation. E is equal to डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर. यही होता है ना बेटा. यस सर. ठीक है, E इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर. ठीक है, इसी को नाम दिया गया है, दिस इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है, अब देखो ये जो मास डिफेक्ट जो आया उसके कारण क्या हुआ बेटा, इतनी एनर्जी रिलीज हो गई है ना. इतनी एनर्जी रिलीज हो गई. अब एनर्जी रिलीज हो गई मतलब कि जो एटम है उसकी एनर्जी कम हो गई. एटम की एनर्जी अगर कम हो गई बेटा मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई. सर बढ़ गई. ठीक है ना. सो corresponding to the mass defect, the energy released is called as binding energy. Binding energy. ठीक है. Due to this phenomena, stability of the atom increase. स्टेबिलिटी ऑफ द एटम इंक्रीज. अब लगता होगा कि यार क्या ही डिफरेंस आया है ना, मतलब 15.99 है एक और दूसरा तुम्हारा मतलब कितना डिफरेंस आ रहा है. ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, तो ऑक्सीजन का आ रहा है 15.99 AMU and mass of electron, proton and neutron in an oxygen atom, it is found to be 16.02
AMU, क्या ही डिफरेंस आया, बहुत ही कम डिफरेंस है ना। सो क्वेश्चन ये उठता है भाई कि एक AMU अगर डिफरेंस है बेटा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी रिलीज होती है। तो इस फॉर्मूला से तुम जब कैलकुलेट करोगे ना तो इट इज फाउंड दैट कि 1 AMU is equivalent to 931.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ये कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा आसान रहता है ना। अगर एक AMU का डिफरेंस हुआ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 931.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ये याद रखना बेटा। ठीक है, रिमेम्बर दिस वन। हाँ, तो कितना कैलकुलेट करोगे, डेल्टा एम निकालोगे, AMU में दिया हुआ होगा, उसको केजी में कन्वर्ट करो, ठीक है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन हो Yes, जाएगा, sir. इसको सीधा सीधा ध्यान रखो, है ना। तो फिर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्दो ये चीज तुम्हारा फिजिक्स में ज्यादा काम आएगा, है ना। केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा रोल ये मतलब बाइंडिंग एनर्जी, मास इफेक्ट, केमिस्ट्री में तुमको मतलब मेरे हिसाब से अभी तक तो नहीं पूछा है, अभी तक नहीं पूछा है। ठीक है, फिजिक्स में भी पढ़ोगे ये सब चीजें और डिटेल में पढ़ोगे वहां पे, ठीक है। Sir. Yes. चलो भाई, हो गया, लिख लिया। Yes, sir. Yes, लिख sir. लो। यस सर। चलो नेक्स्ट में देखते हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन। क्या करूं, इसको लिखवा दूं या बता दूं, क्या करूं ये बताओ। लिखवा दो सर। हमने पहले लिखवा दूं, Yes. चलो ठीक है। नेक्स्ट में है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट पता होगा, आई थिंक फोटोग्राफिक प्लेट किसी ने देखी है वो, पता नहीं, तुम लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। एक फोटोग्राफिक प्लेट पहले आता था, अभी तो खैर वो स्मार्टफोन वगैरह का जमाना हो गया है। यस सर, ब्लैक रंग का आता है। हाँ, ब्लैक कलर का वो रोल लाइट के आता है सामने पूरा। रखने पे आता था फोटो। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, देखा है। यस सर देखा तो किस चीज में होता था वो? अरे वो जैसे कैमरा वगैरह आता था ना, तो कैमरा में उसको हम लोग हाँ ये सर, देखा है देखा है देखा है। हाँ, कैमरा तो लगा उसे के रोल बोलते हैं। रील Yes, बोलते sir. हैं, रील। हाँ हाँ हाँ, रोल भी बोलते हैं। ब्लैक ब्लैक कलर यस का सर, यस सर। हाँ 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 हाँ, करेक्ट करेक्ट। पुराने कैमरों में लगता तो उससे धूप इमेज दिखती है। हाँ, क्या बोल रहा लाइट है। में। तो कह रहा है लाइट की तरफ करने तो पे उसे दिखता है लाइट के थोड़ा। सामने रख के इमेज दिखती है। लाइट के सामने रखते हो तो वो थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हो जाता है उसमें। इमेज से दिखते हैं सर फिर। हाँ मतलब, हाँ अगर तुमने मतलब फोटो खींची है ना तो तुम्हारा जो निगेटिव है वो दिखता है, उसको हम निगेटिव भी बोलते हैं, है ना। तो वो इमेज यस सर, नेगेटिव बोलते हैं। हाँ हाँ मैं तो वही दिखता बोल रहा कैसे हूँ। है? हाँ, वही वाला वही वाला। चलो ठीक है, चलो अच्छी बात है, पता है तो। ठीक है, तो पहला है इसमें, है ना, फर्स्ट है इसमें फोटोग्राफिक इफेक्ट। फोटोग्राफिक इफेक्ट, हाँ, फोटोग्राफिक इफेक्ट। फोटोग्राफिक इफेक्ट मतलब ये है कि देखो बेटा, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, है ना, दे एमिट सर्टेन रेडिएशंस, ठीक है ना। एक अल्फा रे होता है, एक बीटा रे होता है और एक गामा रे होता है ना। तो वो जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट फोटोग्राफिक प्लेट के कांटेक्ट में आते हैं तो
तो दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, है ना। वो जो रेज उनसे निकलती हैं उससे फोटोग्राफिक प्लेट पे कुछ मतलब स्पॉट टाइप का बन जाता है ना। तो इट इज अ वे ऑफ डिटेक्शन ऑफ कि वेदर अ पर्टिकुलर कंपाउंड और अ पर्टिकुलर एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव और नॉट, है ना। यस सर। ठीक है। सो radioactive radiations, radioactive radiations affect the photographic plate, है ना, in the same manner as light, in the same manner as light. This is point number 1, है ना, this is point number 1. दूसरा इसका प्रॉपर्टी होता है, इसके हम लोग इसको बोलते हैं सिंटिलेशन। सिंटिलेशन तुमने शायद वर्ड ये देखा होगा वहां पे अगेन रदरफोर्ड मॉडल में, सिंटिलेशन। ठीक है। सिंटिलेशन क्या होता है बेटा कि जब रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हैं व्हेन दे फॉल अपॉन द स्क्रीन ऑफ जिंक सल्फाइड ZnS, है ना, ZnS की जो कोटिंग लगाते हैं, ठीक है, तो उस पे अगर ये फॉल करती है तो ग्लो प्रोड्यूस होता है ना, उसी को नाम दिया गया है सिंटिलेशन, है ना। ये दोबारा बता दो एक बार। फ्लोरोसेंस जैसा रहता है ना। हाँ व्हेन, हाँ लिख दे रहा हूँ, व्हेन यस सर। radiations fall upon जिंक सल्फाइड स्क्रीन, है ना, ZnS स्क्रीन पे जब रेडिएशंस टकराते हैं, स्ट्राइक करते हैं, है ना, तो उस टाइम पे फ्लैशेस ऑफ लाइट्स आर प्रोड्यूस, फ्लैशेस ऑफ लाइट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इसी को नाम दिया गया है सिंटिलेशन, है ना, इसी को नाम दिया गया है सिंटिलेशन। ठीक है। ओके सर। थर्ड में है एमिशन ऑफ हीट, एमिशन ऑफ हीट। ठीक है। तो ये पाया गया बेटा कि अब क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो रेडिएशंस हैं, है ना, डज दे हैव पार्टिकल नेचर। ठीक है। तो ये कंफर्म हुआ कि भाई जब ये मैटर से कोलाइड करते हैं, व्हेन दीज रेडिएशंस कोलाइड विद मैटर दे प्रोड्यूस हीट, है ना, दे प्रोड्यूस हीट। दैट मीन्स दे हैव काइनेटिक एनर्जी, उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। सो एमिशन ऑफ हीट में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे यस सर। कि व्हेन radiation collide with matter, heat energy is produced। ठीक है, हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है। रीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे, रीजन हो जाएगा रेडिएशंस हैव काइनेटिक एनर्जी, है ना, रेडिएशंस हैव काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। जैसा तुम्हारा कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट वाला जो कहानी थी, इसी टाइप की थी कुछ ना, बीच में कुछ मैटर Yes, sir. रख दिया, उसके थ्रू कैथोड रे बार बार अगर पास कर रहा है तो वो जो मैटर था वो गर्म हो जाता था। यस सर। फोर्थ में आ जाएगा बेटा, है ना, ये सब तो चलो ठीक है, ऑब्जर्वेशन है ना। फोर्थ में जो है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट फ्रॉम द बायोलॉजी
बायोलॉजी के अगर पॉइंट व्यू से देखें तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमेना, है ना, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस की मतलब ये बात है कि अगर तुम बार बार उसके कांटेक्ट में जाओगे तो दे अफेक्ट योर सेल्स, है ना, दे अफेक्ट योर सेल्स। तुम्हारी हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं दे धीरे 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 वो डेड होते चले जाते हैं, है ना, उनसे मतलब उनकी जो लाइफ होती है उसको वो खत्म करता जाता है ना, विच स्लोली इट रिजल्ट्स इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ कैंसर, है ना, स्लोली इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ कैंसर, डेड सेल्स। ठीक है, सो अपॉन exposure to radioactive radiations, painful inflammation occurs. Painful inflammation occurs, है ना, over a period of time, for a period of time, है ना, over a period of time। ठीक है, अगेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हम लोग कैंसरस सेल्स को भी मारते हैं, है ना, जब किसी को कैंसर हो जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसको इंजेक्शन दिए जाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट वगैरह के, है ना, उस स्पॉट पे जहाँ पे कैंसर है, तो वो कैंसरस सेल्स को खत्म भी करता है। ठीक है, तो दोनों चीजें होती हैं, मतलब ये क्योर भी है, डिजीज भी है ना, दोनों का काम करता है ये। डिपेंड्स अपॉन द तुम कितने देर तक इसके एक्सपोजर में रहे, कहाँ पे एक्सपोज किया, है ना, ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, और केमिस्ट्री के पॉइंट व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ बोलो सर ये सार वैल्यू क्या होती है? यार सार वैल्यू, अच्छा मोबाइल वाला जो होता है वो, यस सर, वो स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट कहते हैं ना कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फोन अलाउ नहीं होगा। सार वैल्यू का ऐसे डेफिनेशन तो नहीं पता, एक बार ही मैंने भी देखा था, सर्च किया था। इसी से है क्या सर ये रेडियो एक्टिविटी से? नहीं, मेरे मतलब रेडिएशन से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीजें हैं, बट आई डोंट थिंक वो रेडियो एक्टिव बोल सकते हैं उसको। रेडियो एक्टिव एक अलग चीज हो गई। ठीक है, मतलब ये तुम्हारा जो डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट बोलते हैं, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ठीक है, इट इज नॉट रिलेटेड टू रेडियो एक्टिविटी, इट इज नॉट रिलेटेड। ठीक है, हाँ, सो लास्ट पॉइंट है इसका, लास्ट पॉइंट इज आयोनाइजेशन ऑफ गैस। ये केमिस्ट्री के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। आयोनाइजेशन ऑफ गैस, देखो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस क्या करते हैं बेटा, दे कैन आयोनाइज ए गैस। आयोनाइज ए गैस का मतलब क्या हुआ कि मान लो बहुत सारी गैस मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, उन गैस मॉलिक्यूल्स पे अगर मैं रेडिएशंस देता हूँ, ठीक है, रेडिएशंस अगर मैं देता हूँ तो इट विल रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सम मॉलिक्यूल्स, है ना, कुछ मॉलिक्यूल से वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं वो हवा में तो तैरेंगे नहीं, है ना, इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकला वो दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ेगा।
ठीक है. सो व्हेन यू आयोनाइज अ गैस इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ cation एज वेल एज अनायन. दोनों मिलते हैं, इक्वल नंबर में मिलते हैं. जितना cation मिलेगा उतना ही अनायन मिलेगा. तो बेसिकली वी आर मेकिंग दैट गैस कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. करेक्ट है? यस सर. यस सर. ठीक है. यस सर. तो बेटा जिस रेट से हम लोग ये मतलब इट इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग द व्हाट यू कैन से इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन. क्योंकि रेडिएशन की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा आयोनाइज करेगा गैस को, है ना. तो उतना ज्यादा यू कैन से देयर विल बी कंडक्शन ऑफ करंट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना. तो इसको हम लोग एक डिवाइस में इसको यूज करते हैं टू फाइंड आउट द एक्टिविटी ऑफ रेडिएशन, कि जो रेडिएशंस हैं किसी एरिया में वो कितना ज्यादा एक्टिव है. मतलब कितना रेडिएशंस बेसिकली हो कितना रहा है, कम रेडिएशंस हैं, ज्यादा रेडिएशंस हैं. तो वो हम लोग इसी मेथड से करते हैं. इट इज बेस्ड अपॉन दिस कॉन्सेप्ट ओनली. ठीक है. तो आयोनाइजेशन ऑफ गैस हो गया बेटा. Radiations ionize a gas upon passing through them. Ionize a gas upon passing through them. हाँ, upon passing through them. ठीक है. This effect is used for quantitative estimation of radioactivity. ठीक है. तो बेसिकली जो रेडिएशंस हैं, है ना, पॉइंट वाइज लिखते चलते हैं यहाँ पे. रेडिएशंस make molecule lose electron, which results in formation of cation and anion. है ना. Number of cation is equal to number of anion. Number of the anion. ठीक है. दूसरा पॉइंट, rate of production of ions is directly proportional to rate of production of ions is directly proportional to intensity of radiation, है ना. intensity of radiation, है ना. intensity of radiation. ठीक है. तो एक डिवाइस हम लोग यूज करते हैं. दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज, इसका नाम है बेटा गीजर मूलर काउंटर. ये पूछा हुआ है जेई में, एक से ज्यादा बार पूछा हुआ है ना, कि गीजर मूलर काउंटर से करते क्या है, किस कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है. तो इट इज बेस्ड अपॉन द आयोनाइजेशन ऑफ द गैस. इट इज यूज्ड टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन. ठीक है.
It is Yes, sir. based. It is based upon this effect and estimates या calculate intensity of radiation. Intensity of radiation. ठीक है. Yes, sir. हाँ? ये तुमने थोड़ी बहुत हिस्ट्री इसकी पढ़ी होगी, मैडम क्यूरी, हेनरी बैकरेल, है ना, पी क्यूरी, सुना है इन साइंटिस्ट के नाम? हाँ सर, यस मैडम क्यूरी का हाँ, मैडम क्यूरी ने Yes, अच्छा. sir. नोबेल Yes, प्राइज sir. यस यस. रेडियो डिस्कवर किया. हाँ हाँ. या रेडियम एक्चुअली फर्स्ट जो डिस्कवरी हुई थी हेनरी बेकरेल ने किया था, है ना, वो बंदा अपने लैब में काम कर रहा था. ही वाज बेसिकली स्टडिंग यूरेनियम ओर्स, है ना, यूरेनियम ओर थे उसके पास, तो उन पे वो स्टडी कर रहा था. तो एक दिन क्या किया वो, मतलब लैब में काम करते करते जब वो घर जा रहा था तो फोटोग्राफिक प्लेट्स के साथ यूरेनियम ओर को छोड़ के चला गया, है ना. तो अगले दिन जब आया तो उसने देखा कि भाई जो फोटोग्राफिक प्लेट्स हैं वो थोड़ा सा फॉगी फॉगी टाइप के हो गए हैं. तो ये जो हुआ उसको, मतलब इसी के बेसिस पे उसने नाम दिया था रेडियो एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है रे एमिटिंग एक्टिविटी, है ना, रे एमिटिंग एक्टिविटी. मतलब यूरेनियम ओर से कुछ रेज निकले होंगे जिन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट किया. तो उसके बाद धीरे 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 फिर इस डायरेक्शन में वर्क चालू हुआ, है ना. हेनरी बेकरेल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट. उसके बाद मैडम क्यूरी आई, पी क्यूरी साहब आए, है ना, मैडम क्यूरी के हस्बैंड. ठीक है ना, दोनों को ही मिलके काम किया था उन्होंने. ठीक है. लेकिन सर फेमस मैडम हाँ, फेमस मैडम. अरे देखो होता क्या है ना, ये सब कुछ लक वाली भी बात होती है. जैसे तुम पीरियोडिक टेबल की बात करो तो क्या नाम था, एक मेंडेलीव ने तो दिया था, और एक पैरेलली में एक और बंदे ने काम किया था, क्या नाम था उसका, भूल गया, एफ से कुछ. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑप्टिक. नहीं, न्यूलैंड्स नहीं यार, कोई दूसरा था. एनीवे, मतलब उसने भी जो काम मेंडलीफ ने किया सेम काम उसने भी किया था, सेम काम डिट्टो, है ना. एक रशिया का साइंटिस्ट था, एक दूसरी कंट्री का साइंटिस्ट था, दोनों के वर्क एकदम सेम थे. बट मेंडलीफ ने पहले पब्लिश करवा ली पेपर, है ना, तो हो गया गड़बड़. ठीक है, होता है. अभी पीएचडी वाले में, मतलब मेरे कॉलेज में एक सीनियर थी, पीएचडी कर रही थी वो आईआईटी बीएचयू से. तो उसने जो काम किया ना, जिस पे वो रिसर्च कर रही थी, जो उसका थेसिस का था उनका, उसी थेसिस पे मतलब उनके काम करते करते किसी और बंदे ने पूरी पेपर पब्लिश कर डाली. मतलब उनका 3 साल का जो मेहनत था वो पूरा खत्म हो गया. उसी टीम में सर? हाँ, नहीं उसी टीम में से नहीं बेटा, दूसरी जगह पे. अच्छा, बाहर बाहर के सर. हाँ, मतलब क्या होता है ना कि भाई सेम चीज पे तुम भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूँ. मेरा अगर पेपर पब्लिश हो गया तो तुम्हारा काम जो है वो 3 साल बेकार हो गया. यस. अब तुम उस पर नहीं कर सकते. चलो ठीक है. सो दिस इज अबाउट हिस्ट्री, है ना. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. एनालिसिस ऑफ radioactive radiations. ठीक है. तो भाई ये पाया गया कि जो रेडिएशंस हैं वो 3 टाइप के होते हैं, है ना. रेडिएशंस आर ऑफ 3 टाइप. एक होता है अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेज. दूसरा होता है बीटा पार्टिकल्स,
एंड तीसरा होता है बेटा गामा रेज। ठीक है, अल्फा पार्टिकल को हम लोग इंडिकेट करते हैं हीलियम 24, ये पता होगा पहले से। ठीक है, Yes, sir. बीटा पार्टिकल को हम लोग इंडिकेट करते हैं बीटा -1 0 और इलेक्ट्रॉन -1 0, है ना। बीटा पार्टिकल्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स, है ना। बीटा पार्टिकल्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स। अल्फा पार्टिकल हमारा क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड, बीटा पार्टिकल हो गया नेगेटिवली चार्ज्ड, और गामा रेज हो गया बेटा इट इज न्यूट्रल, है ना, इट इज न्यूट्रल। सो लेट्स हैव अ लुक एट देयर प्रॉपर्टीज, है ना, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज उनकी देख लेते हैं। ठीक है, तो एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। ये इतना लिख लिया है क्या? यस सर। यस सर। पहला हो गया अल्फा रेज, देन बीटा रेज एंड गामा रेज, है ना, बीटा रेज एंड गामा रेज। ठीक है, ओके। पहला है बेटा नेचर, है ना, नेचर जस्ट अभी डिस्कस किया था। अल्फा रेज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, बीटा रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, गामा रेज जो है वो न्यूट्रल होता है। सेकंड में है वेलोसिटी। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये मिनिमम होता है, अल्दो वेलोसिटी की स्पीड अच्छी खासी होती है ना। ये इंटरमीडिएट होता है ना। समटाइम्स बीटा रेज पार्टिकल, हाँ बोलो बोलो बोलो। तो मैं बोल रहा था इन तीनों के कंपैरिजन में ये मिनिमम होता है ना। हाँ हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली इन तीनों का रिलेटिवली हम बात कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, रिलेटिवली ही बात कर रहा हूँ। ये मिनिमम होता है ना। मिनिमम में भी इसकी वैल्यू जो है ना, डेटा तुमको याद नहीं रखना है, ठीक है ना, डेटा तुमको याद नहीं रखना है। ये होता है 1.4 इंटू 10⁻7 से लेके 1.7 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, है ना, काफी आई होती है। ठीक है, तो अल्फा का ही इतना है ना, अल्फा का ही इतना है। तो बीटा का इससे ज्यादा होता है, समटाइम्स बीटा का स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर पहुंच जाता है। और ये जो गामा रेज है, गामा रेज को पता ही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट। Speed of light. है ना, इट ट्रेवल्स विथ स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बेस्ड अपॉन दिस इंफॉर्मेशन पेनिट्रेटिंग पावर, है ना, अगला देखते हैं हम लोग पेनिट्रेटिंग पावर। है ना,
किसी मटेरियल के थ्रू जब हम इसको करेंगे ये, है ना, तो कितना पेनिट्रेट करता है। तो बिकॉज अल्फा पार्टिकल जो है बेटा वो थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है ना, मास उसका ठीक ठाक होता है, तो पेनिट्रेशन पावर जो है इसकी मिनिमम होती है, मिनिमम ड्यू टू हाई मास, हायर। तो ये तो वेलोसिटी करेगा ना। नहीं, अगर साइज बेटा ज्यादा है, साइज अगर ज्यादा है पार्टिकल का, तो पेनिट्रेशन में इसको डिफिकल्टी आएगी ना। जैसे मान लो कि एक्सरेज है ना, एक्सरेज जो है जब अब किसी की हड्डी टूट गई खेलते खेलते, बोन्स अगर टूट गया या फिर कहीं फ्रैक्चर हो गया, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, मतलब वो डायग्नोसिस में जाता है लैब में, वहाँ पे एक्सरे करवाते हैं। तो एक्सरे क्या कर रहा है, व्हाट इट इज डूइंग, एक्सरे जो है वो हमारे फ्लैश से तो पास कर जाता है, बट वो जो बोन्स होते हैं उससे पास नहीं कर पाता है। यही होता है ना। यस सर। अभी तो मतलब फ्लैश का कोई मतलब इमेज नहीं आता है, यस बट सर, बोन्स की इमेज आ यस जाती है, सर, क्योंकि बोन्स यस, को पेनिट्रेट नहीं कर पाया। तो एक थिकनेस होती है बेसिकली, है ना, एक थिकनेस होती है। जैसे डेटा की अगर मैं बात करूं तो पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा पार्टिकल का है 0.1 mm थिकनेस ऑफ एल्यूमिनियम, 0.1 mm एल्यूमिनियम को वो पेनिट्रेट कर सकता है अप टू दैट पॉइंट, है ना। अगर बीटा पार्टिकल की बात करूं मैं, तो ये 1 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट कर सकता है, ठीक है ना। और गामा रेज की तो खैर अलग ही बात है ना। और ये स्पीड से भी कोरिलेट कर सकते हो, सही बोला, है ना। स्पीड सबसे ज्यादा किसकी है, गामा रेज की है, तो पेनिट्रेशन भी गामा रेज का ज्यादा होगा, ठीक है, कोरिलेट कर सकते हो, है ना। तो चलो ठीक है, रीजन फिर रहने दो, है ना। ये मिनिमम कर लो, दिस इज इंटरमीडिएट एंड दिस वन इज मैक्सिमम, ठीक है। ये हो गया पेनिट्रेटिंग पावर, है ना। अगला है आयोनाइजिंग पावर। आयोनाइजिंग पावर, ठीक है, ये होता है मैक्सिमम, है ना। यहाँ पे अल्फा रेज जो है वो सबसे ज्यादा होता है, दिस इज इंटरमीडिएट, एंड गामा रेज इट इज मिनिमम, गामा रेज इट इज मिनिमम। ठीक है, आई थिंक ठीक है, इतना काफी है, इससे ज्यादा क्या ही करोगे। ठीक है, बाकी जेडेनेस वाला इफेक्ट है, एक जिंक सल्फाइड वाला इफेक्ट है, एक एक तुम्हारा फोटोग्राफिक प्लेट वाला इफेक्ट है, ठीक है, वो छोड़ दे रहा हूँ उतना। तो वो नहीं आएगा पेपर में। पेपर में ये भी नहीं आएगा। ठीक है, इतना जानो, है ना, इतना काफी। फोटोग्राफिक प्लेट इफेक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जेडएनएस का भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट तुम्हारा वो लिखवा दिया है ना? इससे ज्यादा नहीं यस पूछा, पूछा तो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा बेटा। आगे बढ़ूं। यस सर, यस सर। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस रेडियो एक्टिविटी, है ना। कोई एलिमेंट है रेडियो एक्टिव है, कोई एलिमेंट जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है ना। तो क्या रीजन है इसका, है ना, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। तो चलो एक काम करते हैं बेटा, लेट्स हैव अ लुक एट, फर्स्ट हम लोग देखते हैं थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिव
डिसइंटीग्रेशन। ये पूछा है जेई वालों ने, ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, है ना, जेई वालों ने ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो देखो एक चीज जो ये है इसमें, है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल दे आर नेवर एमिटेड साइमल्टेनियसली। ऐसा कभी नहीं होता है कि भाई अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल एक ही साथ निकल गए, है ना। अल्फा निकलेगा पहले, फिर बीटा निकलेगा, या फिर पहले बीटा निकलेगा फिर अल्फा निकलेगा। दोनों एक साथ काम नहीं करते हैं, है ना, दे आर नॉट लाइक अ टीम। ठीक है, सो ड्यूरिंग disintegration or decay of the element, during the disintegration, alpha and beta particles are or does not emit simultaneously, does not emit simultaneously. ठीक है, so disintegration occurs in one of following two ways, है ना। ये देखो इससे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, है ना, इससे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो पहला है इसमें बेटा, फर्स्ट वन इज अल्फा पार्टिकल एमिशन, है ना, अल्फा पार्टिकल एमिशन। ठीक है, देखो एक है, मान लो कि लेट अस से एलिमेंट एक्स, ध्यान देना बेटा, एलिमेंट एक्स है, एक्स का एटॉमिक नंबर है जेड और मास नंबर है ए। ठीक है, एक्स को हम लोग बोलते हैं, एक्स इज कॉल्ड एज पेरेंट एलिमेंट, है ना, इट इज कॉल्ड एज पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, इससे एक अल्फा पार्टिकल मैंने निकाला, मेरे को क्या मिला, वाई, है ना, मुझे क्या मिला बेटा, वाई प्लस अल्फा पार्टिकल हीलियम 2 4। तो देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है, मतलब 2 प्रोटॉन कम हो जाएंगे, तो वाई का एटॉमिक नंबर बेटा कितना हो जाएगा, Z-2। यस सर, आ रहा है समझ में, यस सर, यस सर। मास नंबर Yes, हो sir. जाएगा बेटा A-4। यस सर। ठीक है, मास नंबर हो जाएगा A-4। सो Y तुम्हारा हो गया, Y को हम लोग बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज डॉटर एलिमेंट, है ना, इट इज कॉल्ड एज डॉटर एलिमेंट। ठीक है, तो बेसिकली when an alpha particle emits, the atomic number decrease by 2 unit and mass number decrease by 4 unit। ठीक है, यस यस सर। सर हाँ बोलो। ऐसा जरूरी है कि एक बार में एक ही अल्फा पार्टिकल निकलेगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। कितने भी निकल सकते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं, कितने भी निकल सकते, मतलब अनलिमिटेड मत निकाल दो, 1 2। ठीक है, मतलब सिस्टमैटिक ही मान के चलो, ठीक है, 1 by 1 ही निकलता है, ऐसा मानते हैं, है ना, यस सर।
आइडियल केस ही लेके चलते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी। हो सकता है कि वहाँ पे प्रोसेस जो बहुत फास्ट हो रहा हो, बिकॉज दीज इंटीग्रेशंस आर फास्ट और स्लो, दैट डिपेंड अपॉन कि वो उसकी अनस्टेबिलिटी कितनी है। जैसे अगर मैं मान लो न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करूं अगर, है ना, मान ले कहीं पे न्यूक्लियर बॉम्ब अगर गिरा, हिरोशिमा या नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था, है ना, यूएसए ने गिराया था, तो उस टाइम पे एकदम अगर से यूक्रेन में गिर जाए, है क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है हर्ष? चलो ठीक है, वो सब नहीं पता वो कब क्या होगा। एनीवे तो मतलब जो सिटी, मतलब वेरी बिग सिटी लाइक नागासाकी, हिरोशिमा, दे वर डिस्ट्रक्टेड इन विद इन मिनट्स, है ना, मतलब यस बहुत ही सर। फास्ट एकदम से ये हुआ था। तो दैट डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा, मतलब स्टेबल कितना है, अनस्टेबल कितना है ना, कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन पे डिपेंड करता है। Yes, sir. चलो ठीक है, तो देखो इसमें एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। जैसे मान लो कि रेडियम है, वी हैव रेडियम। रेडियम का बेटा एटॉमिक नंबर है 88 एंड मास नंबर है 226, है ना। इससे मैंने हीलियम निकाला, अल्फा पार्टिकल निकाला 24, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का ध्यान रखना, अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली हीलियम 2+, ठीक है, हीलियम 2+, है ना, अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली हीलियम 2+। तो एक अल्फा पार्टिकल मैंने निकाला यहाँ से, है ना, एक अल्फा पार्टिकल मैंने यहाँ से निकाला। सो आई विल गेट रेडॉन Rn, एटॉमिक नंबर इसका हो जाएगा बेटा 86 एंड मास नंबर विल बी 222, है ना, 222, ठीक है। सेम वे यू हैव लेट अस से यूरेनियम, है ना, यूरेनियम, यूरेनियम का होता है 92 एटॉमिक नंबर, मास नंबर 238, है ना। इससे हीलियम मैंने निकाला 24, तो वी गेट थोरियम TH, ये हो जाएगा 90 और इधर हो जाएगा 234, है ना, 234, ठीक है। सो दिस इज, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिशन, है ना। दूसरा है बीटा पार्टिकल एमिशन। ठीक है, बीटा पार्टिकल एमिशन। तो देखो बीटा पार्टिकल क्या होता है, दे आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन, राइट, दे आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन। तो वहां पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि एमिशन जो होता है बीटा पार्टिकल का, एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल इज ड्यू टू decay of neutron, decay of neutron into proton and beta particle, beta particle, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का कैसे करते हो रिप्रेजेंटेशन, N01, ऐसे लिखते हैं न्यूट्रॉन को, राइट। जब ये डिसइंटीग्रेट होगा, है ना, जब ये डिके करेगा बेटा, ये मिला तेरे को प्रोटॉन, है ना, प्रोटॉन कितना हो जाएगा ये 1, और यहाँ पे भी 1, और प्लस बीटा, बीटा कितना हो जाएगा ये -1, ऊपर में 0, ठीक है। तो बीटा पार्टिकल एमिशन क्यों होता है भाई, बिकॉज न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट पेरेंट एलिमेंट एंड डॉटर एलिमेंट, क्या फर्क पड़ता है अगर बीटा पार्टिकल निकला तो, है ना। जैसा कि हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं,
अगर बीटा पार्टिकल निकलेगा बेटा तो एक न्यूट्रॉन कम हो जाएगा, एक प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा। एम आई क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है, एक न्यूट्रॉन कम हो जाएगा, एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा। तो बेसिकली मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? है ना? Yes, मास sir. नंबर क्या होता है? Yes, मास sir. नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जो जितना पहले थे उतना बाद में भी रहेंगे, क्योंकि एक न्यूट्रॉन की जगह पे एक प्रोटॉन आ गया, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स sir. क्या होंगे? सेम ही रहेंगे, यस सर, है ना? बट एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, यस है ना? सर। Yes, sir. सो वी कैन से दैट ड्यू टू emission of beta particles, due to emission of beta particles, atomic number increase by 1 unit, but mass number remains same. हाँ, mass number remains same, है ना? जैसे यहाँ पे ले लो, ये तुम्हारा है x, x का ले लो z, और ये ऊपर में a। अगर एक तुमने बीटा पार्टिकल निकाला बेटा, बीटा -1 0, तो यहाँ पे जो y मिलेगा ये हो जाएगा z+1, और वहां पे a। A. ठीक है, तो दिस इज x इज पेरेंट एलिमेंट एंड y इज डॉटर एलिमेंट। आ रहा है Yes, समझ में? sir. क्लियर है बेटा ये? यस सर। Yes, sir. है ना? तो अब ये बताओ, x एंड y को क्या बोलेंगे? आर दे आइसोटॉप्स, आर दे आइसोबार्स, और दे आर दे आइसोटोन्स? Isobars. आइसोबार्स, है ना? आइसोबार्स की Yes, sir. डेफिनेशन क्या है? Yes. दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर Same. बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, Yes, sir. है ना? So we can write here that x and y are isobars, है ना? Isobars. A is same, atomic number is different. X and y are isobars. चलो, एक क्वेश्चन था बेटा, है ना? एक सवाल था, एक सवाल था। An element X emits one alpha particle and two beta particle, one alpha particle and two beta particle, ठीक है? To form element Y. Then X and Y are option A isotopes, option B isobars, option C isotones, ऑप्शन डी ना। चल इसको करो तो बेटा, मैं आता हूँ, करो इसको सॉल्व। Isotope.
तो आइसोटोप्स होगा। आइसोटोप्स होंगे सर। आइसोटोप्स। ओके, चलो ठीक। कितने लोगों का है ये? चलो ठीक है। वाह, 19, चलो सही है। 20, ग्रेट। ठीक है बेटा, सो फाइन, आइसोटॉप्स होगा, है ना। जिनका नहीं आया एक बार वर्कआउट करना खुद से घर पे, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है ये, एक बार वर्कआउट करना है इसमें, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग केमिकल काइनेटिक्स बोला था करने को ना, हुआ? कितने लोगों ने किया है केमिकल काइनेटिक्स? मतलब एटलीस्ट मोर देन 50%, स्टेप 2 का। बस 5? बाकी लोग? आशुतोष क्यों नहीं किया है? गणेश? वो सैटरडे संडे को मैं ट्रैवल कर रहा था गांव के लिए, इसलिए। ओके, कितना टाइम चाहिए मुझे ये बताओ, तुम कब डिस्कशन रखूं मैं? तो वेडनेसडे के बाद रख लो, कर लूंगा तब तक मैं। वेडनेसडे के बाद? ओके, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट वीक ना? यस सर। यस सर, नेक्स्ट वीक मतलब। चल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वीक फिर रखते हैं इसका, है ना। या थर्सडे को या फ्राइडे को, जिस दिन भी क्लास होगी, है ना। 1 वीक है तुम्हारे पास टाइम। हाँ सर, तब तक हो जाएगा। हाँ हाँ, तब तक हो जाना चाहिए, ठीक है। आसान चैप्टर है, ठीक है ना, आसान चैप्टर है, देख लेना एक बार करके। मुझे तो पता नहीं, पहले 3 इससे इजी लगे, वो क्या ज्यादा बोल इजी रहे? थे। कौन? सर मैं कह रहा हूँ पहले 3 चैप्टर ज्यादा इजी थे। अच्छा, काइनेटिक्स टफ लग रहा है? हाँ हाँ सर। यस सर, पहले 3 ज्यादा इजी है, इससे बहुत ज्यादा। इजी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ओके ओके, चलो ठीक है। देखो बना के, अगर इजी लगा पहला 3 चैप्टर तो अच्छी बात है। ऐसे इन चारों में रिलेटिवली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा मतलब ये है, अगर नहीं उस वो तो बढ़िया लगा, वो भी इतना हार्ड नहीं था जितना सोच रहे हाँ थे मतलब हम। बहुत ज्यादा ये नहीं है, बहुत ज्यादा। अगर तुमको थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम क्लियर है ना, तो फिर ठीक है ना। बेसिकली वो एक मिक्सअप है चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मिक्सअप। तो अगर पुराने चैप्टर्स अच्छे हैं तो फिर तो हो जाएगा आराम से, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है फिर, आज इतना ही रखते हैं, है ना। करो सॉल्व क्वेश्चंस। हाँ बोलो। तो जो टेस्ट है वो 23 को है, तो 23 को क्लासेस नहीं होंगी उस दिन? 23 को यूटी टेस्ट बोल रहे हो? हाँ सर, यस सर। क्योंकि आज से पहले जिस दिन क्लास हो उस दिन टेस्ट भी हो। हाँ सर, हम्म। परसों है ना। रुको एक मिनट देखने दो, टाइम टाइम क्या दिया हुआ है? तो तो टाइम नहीं है मतलब उसको, वो तो हर 48 आवर्स का टाइम है। हाँ सर, ऐसा ही होता है। तो रुको एक मिनट रुको। क्लास का तो टाइम टेबल आ गया थर्सडे का। नहीं बेटा, क्लास तो है। तो ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ कि जिस दिन टेस्ट हो उस दिन क्लास भी हो। बात करो एक बार अभिषेक सर से, देखो कुछ बात करके। यस सर, ये तो थोड़ा वो हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड सा। क्लासेस में और कल टेस्ट में 3 घंटे टेस्ट, 3 घंटे क्लास, 3-4 घंटे। बात करो एक बार। चलो ठीक है, इस बार हो गया, मतलब नेक्स्ट टाइम से नहीं हो उसके लिए। अब इस टाइम, इस बार का तो मेरे हिसाब से अब कुछ कर नहीं सकते हैं, बट एक बार बात करके देखो, मेरे हिसाब से मतलब हो जाना चाहिए। सर आई ट्विटर पे तो कल का ही शेड्यूल दिखा रहा है। यस सर, ये कल और परसों दोनों का। तो दे दो ना फिर कल, फिर हो गया काम। कल कल ही दे देंगे। हाँ हाँ, कल दे दो, कल खत्म नहीं करो। सर, वो देखा, मैसेज आया था। अच्छा ठीक है ना, आई ट्यूटर पे दिखा रहा है ना, तो आई थिंक एप्लीके मतलब अवेलेबल तो रहेगा ही, अगर आई ट्यूटर पे दिखा रहा है तो। लास्ट टाइम भी ऐसा ही किया था, एक दिन आगे का दे दिया था, लेकिन मतलब वेडनेसडे का ही हुआ।
है ना? ठीक है, चलो ठीक है फिर, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। Thank Thank you, you, sir. sir. थैंक यू सर, गुड नाइट। बाय सर।